नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीए मिसलेनियस का अप्रैल एडिशन। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में जो जीए मिसलेनियस का न्यूज़ होता है वो सारे न्यूज़ को हम लोग एक करके आज देखने वाले हैं। हम लोग जिस तरह से पीआईबी करते हैं नोट्स के फॉर्मेट में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कारण क्या? कारण ये कि जब हम लोग पीआईबी यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर जो न्यूज़ होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जीए मिसलेनियस का जो न्यूज़ होता है वो टू द पॉइंट होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सीधा-सीधी बता दूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है? और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन-सा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन-सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही हम लोग इस जीए मिसलेनियस के सेशन में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेज मैंने डेडिकेट किया हुआ है इंपॉर्टेंट डेज़ को लेकर के, कि कौन-सा इंपॉर्टेंट डेज़ आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हम लोग कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशन कैटर करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए। ऐसे तो हमारा पूरा जो यूट्यूब चैनल है वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए है। लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर कराता हूँ, जब मैं ये न्यूज़ कराता हूँ, उस समय मैं सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ को कवर कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज़ से। इम्पोर्टेंट डेज़ में एक कॉलम में तो मैंने आपको पूरा डेज़ दिया हुआ है कि कौन-कौन सा डेट है और कौन-कौन सा डेट में कौन-सा डेज़ ऑब्ज़र्व किया जाता है, कौन सा डेज़ मनाया जाता है और उसका थीम क्या रखा गया है इस साल, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे ना, ठीक है? तो फटाफट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2 अप्रैल 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है? इसका थीम क्या रखा गया है? एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? फिर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबू जगजीवन राम, ठीक है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसका थीम इस बार क्या रखा गया है? लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। 7 अप्रैल 7 अप्रैल थाला फॉर अ रीज़न। थाला यानी कि एमएस धोनी बहुत अभी स्ट्रांग है, हेल्दी हैं, तो इसी से आप याद करिए कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ डे पहली बार किसने मनाया था? कब ऑब्ज़र्व हुआ था? तो 1950 में ये ऑब्ज़र्व हुआ था बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है? और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है कस्तूरबा गांधी का, ठीक है? तो ये वाला दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो बर्थ एनिवर्सरी वाला डेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ समता दिवस, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो किसका बर्थ एनिवर्सरी की वजह से मनाया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा बाबू जगजीवन राम। उसी प्रकार से ये जो 11 अप्रैल है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि 11 अप्रैल जो है उसको हम लोग नेशनल सेफ मदरहुड डे के नाम से मनाते हैं, तो किनका बर्थ एनिवर्सरी पे वो आता है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ डे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे को ऑब्जर्व करना चालू किया था। तो वहां पर आपको दो ऐसा एग्जाम्पल दे देगा, दो ऐसा ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद फिर आपको यूनाइटेड नेशन का ही कुछ यूनेस्को डाल देगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा होगा। आपका दिमाग में बिल्कुल नहीं जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। यही सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है? हालांकि देखो, जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका मैंने एमसीक्यू भी रेडी करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर रीड करोगे और वहां पर आप एमसीक्यू दोगे। अगर आप एमसीक्यू दे पा रहे हो इसका मतलब कि आपका रिवीजन ठीक हो रहा है ना? चलो, 14 अप्रैल का बात करते हैं। तो 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है, ठीक है? 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। हेमोफीलिया एक बीमारी का नाम है रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है? ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। 17 में खतरा, खतरा किसका? हेमोफीलिया का। इसका थीम क्या रखा गया है? एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ठीक है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है? इसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज को ही दूसरा नाम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसका इस बार थीम रखा गया है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी हेरिटेज हमारा है उसको बचाना है फ्रॉम डिजास्टर्स, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आईसीओएमओएस एक्शन। आईसीओएमओएस ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है? 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। लिवर अभी जो है वो बहुत बीमारी का कारण बन गया है, बीमारी का कारण नहीं बन गया है, लिवर में बहुत बीमारी हो रहा है। अभी जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो मेरे दोस्त हैं उन लोग को ये लिवर प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि फास्ट फूड का कल्चर बहुत बढ़ गया है, ठीक है? इनफैक्ट हमको भी पिछले साल तक बहुत लिवर का प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि ये लिवर का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा जेनेटिक इशू है कुछ। तो यही है, लिवर का बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वर्ल्ड लिवर डे भी आप याद रखिएगा
क्योंकि इस साल लीवर का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम रखा गया है फूड इज मेडिसिन। फास्ट फूड खाने से लीवर प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस बार थीम रखा गया है फूड इज मेडिसिन। खाना ही आपका मेडिसिन है भाई, मेडिसिन मत खाओ, आप फास्ट फूड छोड़ करके नॉर्मल खाना खाओ। ठीक, 22 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या थीम रखा गया है, आवर पावर आवर प्लैनेट। देखो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया, 22 अप्रैल को क्या मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो सर क्या कनेक्शन है, 11 अप्रैल, एक और एक, जब एक जन एक और जन को जन्म दे देता है वो ममता बन जाता है, तो यानी कि 11 अप्रैल को ममता दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, 11 तो हो गया, अब 11 अगर दो दो हो जाए तो, दो दो हो जाए तो इस तरह से तो अर्थ बनेगा। देखो अर्थ बना, अर्थ बन गया तो अर्थ, तो ये अर्थ बना। अर्थ क्या है, अर्थ तो हमारी माँ है ना, पृथ्वी तो हमारी माँ ही है। तो पृथ्वी डे कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल। तो 11 अप्रैल अगर ममता दिवस है तो 22 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। ठीक है, अब 23 अप्रैल को देखते, 23 अप्रैल को क्या है, 23 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम नहीं, यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन दिए हैं, टू प्रमोट द एंजॉयमेंट ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, टू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ बुक्स एज ए ब्रिज बिटवीन जनरेशंस एंड अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेटिव डे मनाया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय यूएनजीए इन 2019। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम क्या रखा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, आई होप आपको मालूम है। जैसे कि ये मैंने नोट्स बनाया है, ये नोट्स बहुत अच्छा है, मेरा डिजाइन किया हुआ नोट्स है, तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 28 अप्रैल की बात करते हैं। 28 अप्रैल को क्या मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, इसको कैसे लाया गया था, ठीक है, तो आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू किया था। इसका थीम क्या रखा गया है, रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। डिजिटलाइजेशन वाला चीज हमेशा पूछ लेता है आपसे सवाल में, तो इसीलिए ये वाला डी भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर भी मैं स्टार मार देता हूँ। आपको मैंने पीडीएफ में बहुत सारा न्यूज दिया हुआ है, वो सारा न्यूज रीड करने के लिए है, लेकिन उस न्यूज में से भी मैंने कुछ न्यूज यहाँ पर निकाला है जो कि मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने स्टार दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए। जैसे मैं आपको टिक मार दे रहा हूँ, स्टार मार दे रहा हूँ, तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रहना चाहिए, और बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है तो उसको आपको रीड करना है। ओके, चल ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 24 से लेकर 30 अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेज खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट्स का कुछ सीन है, जितना भी अपॉइंटमेंट्स हुआ है उसको एक बार हम लोग धराधर देख लेते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ये बनने वाले हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किनको रिप्लेस ये कर रहे हैं, संजीव खन्ना जी को। ठीक है, इसके बाद शिवा सुब्रमण्यन रमन, ये अपॉइंट हो रहे हैं एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, वहां पर कोई न्यू चेयरपर्सन अगर अपॉइंट हो रहे हैं और थोड़ा सा नाम ज्यादा नहीं है तो वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये किनको रिप्लेस करने वाले हैं, दीपक मोहांती जी को ये रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। तो सोचो, आईएमएफ आईएमएफ जैसा जगह में कोई इंडियन, और वो भी कौन, टाटा सन्स का चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, वो गए हैं और वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बने हैं। ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। तो एन चंद्रशेखरन, चंद्र को शेखर कर देने वाला एक इंसान जो कि टाटा की जगह से गया है, और वो आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर बन गया है। ठीक है, हाँ, अजय भूषण पांडे जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में। ओके, ये एन चंद्रशेखरन वाला भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्लॉस स्वाब जो है वो रिजाइन कर दिए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आफ्टर 5 डिकेट्स। तो आफ्टर 5 डिकेट्स यानी 50 साल के बाद क्लॉस स्वाब जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज ए चेयरमैन ऑफ
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये जो क्लास श्वाब है ये है कौन? ये फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 1971 में ये बना था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था? आपका जवाब होना चाहिए 1971। या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्लॉस श्वाब जो है उन्होंने रिजाइन किया है अभी आफ्टर 5 डिकेड्स एंड ही वाज अ फाउंडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आपको बताना पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जितेंद्र मिश्रा का बात करते हैं। जितेंद्र मिश्रा जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं ऑफ सिफेज। सिफेज मतलब इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ठीक है, इनका टर्म है 2 साल का, 3 साल का इनफैक्ट, 2025 से लेकर 2027 तक। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा याद रखिएगा, जितेंद्र मिश्रा को इलेक्ट कर दिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिफेज, मतलब कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ओके, यहाँ पर एक और न्यूज मैं स्टार मार्क कर देता हूं मैं, ये क्लॉस श्वाब। ठीक है, तो 3 न्यूज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज है कि पीएम मोदी का एक बुक आया है ऑन इंडियन कल्चर, जिसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय। ठीक है, इसमें जो मोदी जी हैं ये अपना थॉट्स रखे हैं, अपना स्पीचेस रखे हैं ऑन कल्चर। ठीक है, इसका जो कंपाइलेशन है वो किया गया है प्रभात ओझा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद राम सहाय पांडे, ये अभी इनका निधन हो गया है 92 ईयर्स के एज में। आपसे पूछ सकता है कि ये किस डांस को लेकर के रिलेटेड है? तो ये राय फोक डांस के लिए रिलेटेड है। ये जो राय फोक डांस है ये कहाँ का ये डांस है? यूपी का डांस है और एमपी का डांस है। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा स्टेट में राय फोक डांस मनाया जाता है या डांस किया जाता है? तो एमपी, यूपी। ठीक है, तो राम सहाय पांडे जो कि आइकन थे राय फोक डांस के, उनका निधन हो गया 92 ईयर्स की एज में। ओके, फिर पोषण ट्रैकर नाम का जो एप्लीकेशन है उन्होंने जीता है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। ठीक है, ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन क्या है? इट इज ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन यूज बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज। ओके, ठीक है, इसके बाद सुदर्शन पटनायक जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू विन फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। ये जो सैंड आर्ट अवार्ड है आप देखे होंगे कि जो बालू होता है, सैंड होता है, उसको ऐसे गिरा फोटो बना देता है। तो वो जो आर्ट होता है उसको बोलते हैं सैंड आर्ट। तो फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट उनको मिला है। किनको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। ठीक है, किस इवेंट में मिला है? सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इन डॉर्सेट, इंग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ के सैंड आर्टिस्ट है? उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, और ये किस थीम पे बनाए थे अपना आर्ट कि इनको ये अवार्ड मिल गया? गणेश जी का फोटो बनाए थे और जिसमें वर्ल्ड पीस को लेकर के मैसेज दिया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुदर्शन पटनायक को वो पहले इंसान बन गए हैं इंडिया से जिन्होंने फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीता है। तो उन्होंने किस देवता का फोटो बनाया था? लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, ठीक है, लॉर्ड विष्णु। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड गणेशा। और मैसेज क्या रखे हैं? वर्ल्ड पीस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और या तो ये पूछ सकता है आपसे कि सुदर्शन पटनायक है ये है कहाँ की? तो सुदर्शन चक्र वाला बड़ा प्यारा तरीके से ऐसे करके खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी में खड़ा है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये जो आर्टिस्ट है ये भी कहाँ के होंगे? उड़ीसा के होंगे, है ना। सुदर्शन, नाम भी सुदर्शन है। चलो, तेलंगाना बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एससी कैटेगराइजेशन एक्ट। एससी यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और इसके अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप 1 को मिलेगा 1%, ग्रुप 2 को मिलेगा 9% और ग्रुप 3 को मिलेगा 5%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वो कौन सा राज्य है जो पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट एससी कैटेगराइजेशन एक्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये सुदर्शन पटनायक वाला भी ठीक है, लेकिन चलो इसको भी मैं स्टार दे देता हूँ। ऐसे देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया मैंने। ठीक है, 2 न्यूज अगर आपने एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया तो क्या ही फायदा, मतलब क्या ही नुकसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उन्होंने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा,
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन्होंने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड। इसके बाद आमिर खान को चाइना के अंदर अवार्ड दिया गया है, और क्या चीज का अवार्ड है ये? मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ठीक है, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 इन चाइना। आमिर खान जो है वो चाइना में काफी फेमस है, वहां पर इनका 3 इडियट मूवी बहुत चला है, ठीक है, तो इसीलिए इनको मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है तो कहाँ मिला है? चाइना में मिला है, यूएसए में मिला है, जापान में मिला है, कोरिया में मिला है, कहाँ मिला है? आंसर चाइना, ठीक है, चीना। प्रियंका चोपड़ा को भी अवार्ड मिला है। तो प्रियंका चोपड़ा रिसीव्स इनॉग्रल ग्लोबल वैंगार्ड अवार्ड एट 4th एनुअल गोल्ड हाउस गाला, गोल्ड गाला। तो एनुअल गोल्ड हाउस गोल्ड गाला, ठीक है, तो गाला में इनको अवार्ड मिला है ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर, ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि ये इंडियन कल्चर यानी बॉलीवुड साथ में हॉलीवुड दोनों में जाकर के ये इन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको मिला है ये अवार्ड, ये ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड, ठीक है। इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बन गया है इन एशिया टू अर्न लेवल 5 कार्बन एक्रेडिशन अंडर एशियाइज एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद 7th इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स हो रहा है टोक्यो, ठीक है। इसके बाद लद्दाख जो है उन्होंने एप्रिकॉट ब्लोजम फेस्टिवल 2025 मनाया है टू बूस्ट इको टूरिज्म इंस्पायर्ड बाय चेरी ब्लोजम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ था, तो इसीलिए उधर का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो लद्दाख अभी सेलिब्रेट कर रहा है एप्रिकॉट ब्लोजम फेस्टिवल 2025, ठीक है। यही सवाल बनेगा कि ये जो फेस्टिवल है एप्रिकॉट ब्लोजम फेस्टिवल 2025 ये किस स्टेट के द्वारा या फिर किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा मनाया गया है? और आंसर में आपका लद्दाख होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको मेघालय भी देगा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। या फिर आपको ऐसा पूछ सकता है कि चेरी ब्लोजम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में या लद्दाख में, ठीक है। चलो, इसके बाद फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया, इंडिया फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट लेड इन रायपुर, ठीक। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इज अंडर मेकिंग इन अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंडिया टू डिस्प्ले सैक्रेड बुद्धा रेलिक ऑफ सारनाथ इन वियतनाम फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग यूएन वेसक डे 2025 सेलिब्रेशन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूएन डे ऑफ वेसक जो है वो कब मनाया जाता है? तो मई 12 में बनाया गया है, 25 मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार 12 मई को पड़ा था, ठीक। थीम क्या रखा है? बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इसके बाद इनॉग्रल एडिशन हुआ है ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट आईकेमी, ठीक है। ये कहां पर हुआ है? तंजानिया में हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आईकेमी नाम का जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये किस देशों के बीच में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका और इंडिया के बीच में, ठीक है। चाइना ने अपना न्यू मिलिट्री ड्रिल्स लॉन्च किया जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर 2025 ए इन द मिडिल एंड सदर्न पार्ट ऑफ तैवान स्ट्रेट एंड ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना आईकेमी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर नहीं, चलो। इसके बाद ऑल इंडिया ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र परिदक्षिणा फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई, ठीक है। फिर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है इनको ऑनर मिला है एट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 अवार्ड्स। ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा दिया जा रहा था? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट। तो किस एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 अवार्ड? तो किनको मिला है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ओके। फिर इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ डील साइन किया है 7 बिलियन यूरो का, ठीक है, टू प्रोक्योर 26 राफेल मैरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। इंडिया का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विजिंघम सी पोर्ट, ये कहां पर खुलने वाला है? केरला में खुलने वाला है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल होगा, यानी कि ये इतना बड़ा एक जगह है जहां पर शिप लोग आता है, तो ये बहुत बड़ा एरिया में बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है, जहां पर बड़ा बड़ा शी आकर के रुक सकता है, अपना सामान अनलोड कर सकता है, लोड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लोकेशन भी है ना, इस सी पोर्ट का जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लोकेशन की वजह से इंडिया को
एक्सपोर्ट में बहुत फायदा होने वाला है। इसीलिए इंडिया का एक्सपोर्ट में फायदा होने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अडानी पोर्ट्स के द्वारा मतलब कौन सा, कहाँ पर ये पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा विजिंजम, केरला। ठीक है, हम लोग ये न्यूज पिछले बार भी पढ़े थे। इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 इन यूएई। ठीक है, इसके बाद गीता और नाट्य शास्त्र को ऐड किया जा रहा है इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो न्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिशन डिजर्ट फ्लैग कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो यूएई में मनाया जा रहा है। इसके बाद बस, तो इस पेज में आपको तीन न्यूज था जो कि याद करना था। इससे पहले वाले में आपको 4 न्यूज था जिसको याद करना था। उसके पहले आपको भी 5 को न्यूज था जो कि याद करना था। तो 5 5 और 5 10, 10 और 3 13। तो अभी तक हम लोग 4 पेज पढ़ लिए हैं, 13 न्यूज है जो कि आपको याद करना है। मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो 4th नेशन बन गया है हैविंग कैपेबिलिटीज टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग ड्रोन बाय लेजर बीम। तो लेजर बीम से ही ड्रोन को हम लोग उड़ा सकते हैं, सुई 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 सुई। इस तरह का इंडिया 4th नेशन बन गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि पहला 3 नेशन कौन है? तो पहला 3 नेशन यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है और चना है। तो रशिया, चना और यूएस, ये 3 जन के बाद इंडिया बन गया है 4th कैपेबिलिटीज होल्ड करने वाला, जो कि एक फिक्स्ड विंग ड्रोन को लेजर बीम से ही उड़ा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। और इंडिया का हाई पावर्ड लेजर वेपन का क्या नाम है? मार्क 2। ठीक है, तो ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, ये अगले मंथ में आईएसएस जाने वाले हैं। आईएसएस मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर क्या करेंगे? अभी क्या है ना कि इंडिया, यूएसए, यूरोप, ये लोग सब मिल करके अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ लोगों को भेज रहा है। और वो लोग वहां जाके क्या करेंगे? कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। 14 दिन तक वहां रहेंगे, 14 डेज तक ये लोग वहां पर रह करके कुछ चेक वेक करेंगे, कुछ क्या उसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसीलिए भेजा जा रहा है, इंडिया की तरफ से इनको भेजा जा रहा है, शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, और ये मिशन जो है, इस मिशन का नाम है एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, तो इसरो जो है इज सेट टू सेंड टार्डिग्रेड्स यानी कि वाटर बियर्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन, मार्किंग इंडिया फर्स्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इन माइक्रोग्रेविटी यूजिंग दिस रेजिलिएंट माइक्रो एनिमल्स। ठीक है, तो इसरो जो है अपना टार्डिग्रेड्स भी भेज रहा है, यानी कि वाटर बियर्स को भी भेज रहा है। ठीक है, ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये क्या है? ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है to the International Space Station. It is organized by Axiom Space in collaboration with NASA. तो ये आप पूछ सकता है कि जो Axiom 4 मिशन है ये Axiom Space के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है विद कोलैबोरेशन टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आपका आंसर होगा नासा। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर? तो ये जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव है इसरो का, नासा का, ईएसए का यानी कि यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसका। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद सर्वम एआई को सेलेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो इंडिया का पहला होम ग्रोन एआई मॉडल बनाए अंडर द एआई मिशन। चाइना के पास तो डीप सीक आ गया, यूएसए के पास तो चैट जीपीटी आ गया, लेकिन अपना इंडिया जो है वो तो एस्ट्रोटॉक में फ्यूचर देख रहा है, एस्ट्रोटॉक में बना रहा है। या फिर अपना इंडिया में जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, फिर कभी कहीं मस्जिद बनाया जा रहा है, फिर शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर के ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा गाली वाली सुनना पड़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सर्वम एआई बैंगलोर का एक स्टार्टअप है, उनको चुना गया है। उनको बोला गया है कि देखो भाई सर्वम एआई, तुम्हारे पास अच्छा कैपेबिलिटीज है, तुमको जितना भी हेल्प चाहिए वो हम लोग दे देंगे, लेकिन तुम अच्छा से अच्छा इंडिया का देसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाओ। इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा? आप सोचो तो। मुझे तो ऐसा लगता है उसका नाम रखा जाएगा आई। आई मतलब माँ। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ तो एआई पहले से ही है, एआई को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आई। आई मतलब माँ। तो माँ का सब मालूम होता है, ऐसे एआई को भी सब मालूम है, मतलब ऐसा जोक है। ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी इंडिया जो है ये होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर्स। तो अभी जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर्स इंडिया में होगा। ठीक है,
ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके अंदर कौन कौन सा जानवर पाया जाता है, जिस जानवर का ग्लोबल कंजर्वेशन होता है, यानी पूरा देश में, पूरे दुनिया में उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो बिग कैट्स के अंदर कौन कौन सा आता है? बिग कैट्स का मतलब कि जो बिल्ली है वो बड़ी हो गई क्या? नहीं। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। याद रखिएगा ये 7 बिग कैट को आप याद रखिएगा। ओके, डन। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च्ड बाय फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विथ यूके सपोर्ट टू इनहेंस ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अंडर द कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। आपसे सिर्फ सिंपल ये पूछ सकता है कि एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है? इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, यूनेस्को हो जाएगा, तो आपको जवाब देना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाद 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका थीम रखा गया संभावना, मीनिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज बोलता है नहीं तो भी समझ में आ जाता है कि संभावना का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज। ये जो टेक्नोलॉजी समिट हुआ है, देखो इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे जा रहा है, और पीछे जा रहा है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप न्यूज में देखोगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया काफी काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ का काफी काम कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ 2025 में, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कितना नंबर का? 9th नंबर का। ठीक है, यहाँ पर थीम क्या रखा गया? संभावना, पॉसिबिलिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्ड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पार्टनर कर लिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि जो इंडिया में स्किल को डेवलप करना है, ठीक है, ट्रेनिंग करना है, वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव विल फंक्शन एज ए प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म टू इनेबल क्रॉस सेक्टरल एफर्ट्स फॉर अनलॉकिंग इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने किसके साथ टाई अप किया है, ठीक है, किसके साथ पार्टनर किया है? ऑप्शन दे देगा आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट था। और एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंपल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वम AI, वो सेंटर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है ताकि इंडिया का होम ग्राउंड AI मॉडल बनाए अंडर इंडिया AI मिशन। ठीक है, बिग कैट के अंदर कौन कौन आता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चलो, तो ये वाला स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। नहीं नहीं, 5, इसमें भी 5 ही न्यूज है। अगला देखते हैं, पोषण पखवाड़ा। ये जो पोषण पखवाड़ा है ये 7th नंबर का हुआ है। 7th पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण किसको जरूरत होगा बताओ? पोषण किसको जरूरत होगा? हाँ, पोषण किसको जरूरत? आदमी को कुछ जरूरत नहीं होता है, जरूरत होता है लेकिन सरकार के हिसाब से, आदमी को जरूरत नहीं होता है। सरकार के हिसाब से आदमी को मरने दिया है, बस क्या, जाने दो। वुमेन और चाइल्ड के लिए देखो, तो इसीलिए जब पोषण पोषण के लिए पखवाड़ा बनाया गया है तो वुमेन और चाइल्ड के लिए ही होगा। ठीक है, अब पोषण पोषण नाम बार बार क्यों रखा है? जरूर ये पोषण अभियान का एक पार्ट होगा, तो इसीलिए ये पार्ट है ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग पोषण अभियान। कब लॉन्च हुआ था पूछ सकता है, पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो 2018 में लॉन्च हुआ था। अब पोषण अभियान का क्या मतलब है, क्यों इसको लॉन्च किया है? पोषण का मतलब पोषण देंगे, तो किसको पोषण देंगे? इसीलिए पोषण देंगे ताकि कुपोषित ना हो बच्चा या फिर माँ। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करने के लिए 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से पोषण अभियान आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पोषण अभियान कब रिलीज हुआ था, कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद 4 की थीम्स है, 4 फोकस एरियाज है पोषण पखवाड़ा के अंदर। पहला क्या है? फर्स्ट 100 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट 100 डेज ऑफ लाइफ, इसके अंदर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वहां से लेकर के 2 साल तक बहुत न्यूट्रिशन के क्षेत्र में उसको बहुत क्रिटिकल समय होता है। उसमें उसको सही खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, उसमें उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी वो कुपोषित हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो पहला 1000 डेज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चे का पहला 1000 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो पहला फोकस एरिया वही है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है? बेनिफिशियरी मॉड्यूल ऑफ पोषण ट्रैकर। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, तो उसका क्या ट्रैक रखा जा रहा है, उसका डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर का बेनिफिशियरी मॉड्यूल इस्तेमाल में आता है। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब देखिए हम लोग खाना दे रहे हैं, खाना पहुंच रहा है कि नहीं वो भी देख रहे हैं, तो एक बार चेक भी तो करना पड़ेगा कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी को हो गया है तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसमें फोकस करते हैं 2 तरीके का माल न्यूट्रिशन पे, एक सैम एक मैम। सैम मतलब सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड
एक MAM मतलब कि मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश्ड, ठीक है। इसके बाद चौथा फोकस एरिया है हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस चाइल्डहुड ओबेसिटी। देखिए ये बचवा जो है यही मोटा आ गया है, देखिए इसका पेट निकल गया है ना, इसका पेट निकल गया है। ए तोनू, तोनू तुम क्या कर रहा है तोनू, ठीक है। तो ये तोनू उसका निकल गया है, तो इसके लिए चाइल्डहुड जो ओबेसिटी है उसको ठीक करने के लिए ये फोर्थ फोकस एरिया पकड़ा गया है, ठीक है। चलो, तो पोषण पखवाड़ा भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये जो 4 फोकस एरिया है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये तो पूछ सकता है आपसे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद, ये अपना कैंपस खोल रहा है दुबई में। वाह, इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट है दुबई में जाकर कैंपस खोल रहा है, ये बड़ा बात है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कौन सा IIM है जो कि दुबई में अपना कैंपस खोल रहा है। सिंपल, यही एक सवाल बन सकता है इस स्लाइड से, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया और दुबई के बीच में बहुत सारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, बहुत सारा MOU साइन हुआ है। एजुकेशन के क्षेत्र में साइन हुआ है, शिप रिपेयरिंग के क्षेत्र में साइन हुआ है, हेल्थ केयर के क्षेत्र में साइन हुआ है, और ट्रेड और इकोनॉमिक के बीच में भी साइन हुआ है, ठीक है। एक एजुकेशन के क्षेत्र में क्या चीज का साइन हुआ है, IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये लोग जो है अपना ओवरसीज कैंपस खोलेगा कहाँ पर, दुबई में, UAE में। तो एजुकेशन के क्षेत्र में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और दुबई के बीच में। दूसरा, शिप रिपेयरिंग के लिए MOU बिटवीन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राईडॉक्स वर्ल्ड टू सेट अप ए शिप रिपेयर फैसिलिटी एट कोची केरला एंड वडनगर इन गुजरात। हेल्थ केयर के क्षेत्र में 100 बेड इंडिया UAE फ्रेंडशिप हॉस्पिटल खुल रहा है दुबई के अंदर। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के लिए दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू ओपन एन इंडियन ऑफिस टू फैसिलिटेट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन भारत मार्ट हैज कमेंस्ड इन दुबई। It will be marketplace that will provide Indian businesses access to the market in the West Asia, Africa and Eurasia। तो भारत मार्ट बनने वाला है दुबई में। तो भारत मार्ट अगर बनेगा तो वहां पर एक मार्केट प्लेस बन जाएगा, जहां से इंडिया का जो भी बिजनेसमैन है वो लोग एशिया में, अफ्रीका में, यूरेशिया में, फिर वहां से एक्सपोर्ट कर पाएगा, वहां से अपना नेटवर्क बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो IIM अहमदाबाद जो है अपना ओवरसीज कैंपस खोल रहा है दुबई के अंदर। IIM अहमदाबाद के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी है, ठीक है। शिप रिपेयरिंग के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दोनों MOU साइन किया है, ताकि शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी बना सके कोची में, केरला में, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए 100 बेड इंडिया UAE फ्रेंडशिप हॉस्पिटल खुल रहा है दुबई के अंदर। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के लिए दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है अपना ऑफिस खोल रहा है इंडिया के अंदर, जिससे कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को वो यूज कर सके। इसके बाद भारत मार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हो गया दुबई के अंदर, ताकि इंडियन बिजनेसेस को एक्सेस मिल पाए एशिया, अफ्रीका, यूरेशिया क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज में क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो है, एक तो पाकिस्तानी सुन के ही गुस्सा आ जाता है ना, तो पाकिस्तानी लोग को जो है उन लोग को अलाउ नहीं किया गया है कि अब वो लोग सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम के अंदर इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझो कि ये सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम क्या है। देखो, सार्क एक कंट्रीज का ग्रुप है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क के अंदर बहुत सारा कंट्री है, 8 कंट्री है। कौन कौन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये लोग का एक ग्रुप है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये लोग क्या करता है, इन लोगों ने एक वीजा एग्जाम्पशन स्कीम बनाया है आपस के कंट्रीज के लोगों के लिए। इसमें बोला गया है कि कुछ सेक्टर्स के लोग ऐसे होंगे जिनको वीजा स्पेशली नहीं बनाना पड़ेगा, वो वीजा फ्री इधर उधर जाकर घूम सकते हैं। जैसे कि जजेस, डिग्निटरीज, पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, बिजनेस पर्सन, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, इन लोग को सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम के अंदर मतलब एक छूट दिया गया है कि आप कहीं पर भी वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इन लोगों को एक स्टिकर मिलता है, और ये जो स्टिकर है ये वैलिड रहता है टिपिकली फॉर 1 ईयर, ठीक है। और इसको आप 5 साल तक यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। तो मतलब कि यही कहना है, कुछ खास तरीके के लोगों को बिना वीजा के भी ट्रैवल करने का आजादी दिया गया है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम। ये जो सार्क कंट्रीज के बीच में जो वीजा है उसका एग्जाम्पशन दिया गया है, उसका छूट दिया गया है, ठीक है।
तो इस स्कीम के अंदर सारे कंट्रीज को आपस में छूट है कि इधर उधर जा सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका वाला इंडिया में आ सकता है, ठीक है। भूटान वाला इंडिया में आ सकता है, मालदीव्स वाला इंडिया में आ सकता है, नेपाल वाला भी इंडिया में आ सकता है, बांग्लादेश वाला भी आ सकता है, अफगानिस्तान वाला भी आ सकता है, श्रीलंका वाला भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही एक न्यूज है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पाकिस्तानी नेशनल जो है अभी उन लोग को परमिशन नहीं दे रहा है इंडिया, ताकि वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के अंदर इंडिया आ सके। ये जो स्कीम है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, ये किस समय लॉन्च हुआ था, किस साल में लॉन्च हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1992, ठीक है। इसके बाद आपको बोलेगा कि कितना कैटेगरी के लोगों को ये सार्क एग्जेम्पशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है? तो 24 स्पेसिफाइड कैटेगरी, ठीक, ओके। बस ये सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सार्क आप याद रखिएगा, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल कहाँ है, मतलब कौन है सेक्रेटरी जनरल? मोहम्मद गोलाम सरवर, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। 8 कंट्री है इसके अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। शॉर्ट में कुछ कह सकते हैं क्या इसको? शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? ए है, बी है, आई है, एम है, एन है, पी है, एस है। इसको क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं? आई एम नॉट योर बाप, ये है इसका बन गया है सार्क कंट्रीज का मतलब कंट्रीज। आई एम नॉट योर बाप, ठीक है। आई से इंडिया, एम से मालदीव्स, याद रखिएगा म्यांमार नहीं है, मालदीव से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है, और आपको वहां म्यांमार दे देगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आई एम नॉट योर बाप, एन से नेपाल, योर बाप, बाप मतलब BAP, बी से आ गया बांग्लादेश भूटान, और ए से आ गया आपका अफगानिस्तान, और पी से आ गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। और एस से आ गया आपका श्रीलंका। तो आई एम नॉट योर बाप्स, बस ऐसे ही इसको कर लीजिए, बस हो गया, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, गवर्नमेंट जो है अभी वन स्टेट वन RRB इंप्लीमेंट करने वाला है, यानी एक स्टेट में एक ही RRB होगा, अगला स्टेट में उस स्टेट का RRB, फिर अगला स्टेट में उस स्टेट का RRB। अभी कितना RRB है? टोटल 43 RRB है, ठीक है। ये कम होकर कितना हो जाएगा? 28। कैसे? वन स्टेट वन RRB है, तो स्टेट तो 28 ही है ना, तो इसीलिए आपका RRB जो है वो भी 28 हो जाएगा, ठीक है। अंडर द प्रपोजल 15 RRB अक्रॉस वेरियस स्टेट्स विल बी अमलगमेटेड, ठीक। इसके बाद रेजर पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है टर्बो UPI प्लगइन टू रिवर्सलाइज डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी आप UPI पेमेंट करते हैं, गूगल पे में फंस जाता है, साला गूगल पे जब भी मैं यूज करता हूँ अभी भी फंस जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि कहीं ये अभी पैसा तो देंगे, पैसा कैश तो लाया नहीं हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ और पेमेंट भी रुक रहा है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या करूँ, बहुत देर लगाता है UPI में। तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि रेजर पे जो है वो टर्बो UPI लेकर के आया है। टर्बो UPI नाम का एक प्लगइन यूज कर रहा है, जिससे कि ये जो UPI का पेमेंट है ये फास्ट हो जाएगा। तो रेजर पे जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ और एक्सिस बैंक के साथ, टू लॉन्च रेजर पे टर्बो UPI प्लगइन ऑन भीम वेगा प्लेटफॉर्म, ओके, ठीक है। इसके बाद पहला ATM ट्रेन में खुल रहा है, इंडिया का पहला ATM जो कि ट्रेन में खुल रहा है, किसके द्वारा ये इंस्टॉल किया जा रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इंस्टॉल किया जा रहा है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला ATM ट्रेन में खुल रहा है, किस बैंक के द्वारा? ये पूछ सकता है आपसे, आपका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। प्रवाह पोर्टल, तो सबसे पहला प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकता है आपसे। तो प्रवाह स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नाम में ही ये छिपा है कि वो काम क्या करता है। ये जो प्रभा पोर्टल है इसके अंदर रेगुलेटरी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका वैलिडेशन आपको मिल जाएगा और ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन और ऑथराइजेशन करेगा कौन? RBI। इसीलिए RBI ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया है हाल फिलहाल में कि जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, या जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि RBI द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उन लोग को प्रभा पोर्टल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा टू सबमिट एनी एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन, लाइसेंसेस एंड अप्रूवल्स, ठीक है। तो प्रभाव पोर्टल का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रभाव पोर्टल वाला न्यूज इंपॉर्टेंट हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो गया, जिन्होंने ट्रेन में पहला ATM खोला है, ठीक है। रेजर पे ने टर्बो UPI प्लगइन जारी किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च्ड टर्बो UPI प्लगइन, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद ये पूछ सकता है कि करंटली हाउ मेनी आरआरबी आर देयर इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा 43, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये बैंकिंग न्यूज चल रहा है अभी, इसीलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, बैंकिंग न्यूज यहाँ से स्टार्ट कर दिए। फिर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन लोगों ने पार्टनरशिप किया है टू बूस्ट इन्वेस्टर्स एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच, मतलब कि इन्वेस्टर को एजुकेट करेंगे थ्रू डिजिटल आउटरीच। तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनरशिप किया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के अंदर जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ? कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, तो आपको मन करेगा एसबीआई लिख देने का, एक्सिस बैंक लिख देने का, लेकिन आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क है। किसका एक्सटेंसिव नेटवर्क है? कस्टमर्स का, एटीएम का, कायोस्क का, वेबसाइट्स का, मोबाइल ऐप्स का। तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है ये एजुकेशन को फैलाएगा। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनरशिप किया। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सेबी जो है वार्न किया है इन्वेस्टर्स अगेंस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, साइट्स नो लीगल प्रोटेक्शन। सेबी ने कहा है कि बहुत सारा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उन लोग के पास ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, और उन लोग जो भी काम कर रहा है सेबी से पूछ के नहीं कर रहा है, तो कुछ भी गड़बड़ करेगा सेबी उसका गला दबोच लेगा। ये ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब आप देखे होंगे, अभी आईपीएल चल रहा है, एक हाना करके ऐप है, हाना ऐप, हाँ और ना ऐप। तो आज विराट कोहली 100 बनाएगा या नहीं, हाँ या ना? अगर हाँ आप टिक कर दिया, सही में रन बना दिया, तो आपको पैसा मिल जाएगा। और आपने ना चूज किया था और वो शतक बना दिया, 100 बना दिया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये जो ओपिनियन पे खेल करता है कि रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर छक्का मारेगा कि आउट हो जाएगा, ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग है, इस केस में सेबी बोल दिया है कि बहस किया, इसको हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, ना ही इससे हमारा कोई नाता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बच के रहो बाबा, इसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, फंस के रह जाओगे, पैसा डूब जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है सेबी। द पे आउट डिपेंड्स ऑन वेदर अ सर्टेन इवेंट हैपेंस और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर मे प्लेस ट्रेड्स ऑन वेदर ए स्पोर्ट्स टीम विल विन और इफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन विल बी टेकन और नॉट। ठीक है, सिंस नन ऑफ द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग ओपिनियन ट्रेडिंग कैन क्वालिफाई टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस एंड नीदर रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड बाय सेबी, एनी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन देम इज इलीगल। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है वो यूएनआईएसएआर के अंदर इलेक्ट किया गया है फॉर 2025-2027 टर्म। तो इंडिया इलेक्टेड टू द यूएनआईएसएआर फॉर 2025-2027 टर्म। तो इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय एक्लेमेशन टू द यूनाइटेड नेशन इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप्स ऑन एक्सपर्ट्स ऑन इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आईएसएआर फॉर 2025, 26, 27 टर्म। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि इसको किसने क्रिएट किया था। इट इज क्रिएटेड बाय इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर कितना मेंबरशिप है? 34 फॉर्मर मेंबर्स टू सर्व 3 ईयर्स टर्म। तो हर 3 साल में सर्व करना पड़ता है, तभी इंडिया को सेलेक्ट किया गया है ताकि 2025, 26, 27 तक के लिए इंडिया सर्व करे। ठीक, चाइना जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना रहा है जिसका नाम है हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज। ठीक है, हुआजियान, जियान खुश हो गया, खुश हुआ जियान ग्रैंड कैनियन देख करके। तो एक सस्पेंशन ब्रिज है चाइना में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पर बना है? ठीक, नाम नहीं देगा आपको, नाम दे देगा तो हुआ जियांग बोल देगा, तो आपको लगेगा ये चाइना का ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ये वाला इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद थाईलैंड की पीएम बहुत ब्यूटीफुल है मजाक कर रहा हूँ। थाईलैंड की पीएम ने होली स्क्रिप्चर गिफ्ट किया है, किनको? पीएम मोदी को। ठीक है, तो जिनका नाम क्या है, मतलब होली स्क्रिप्चर जो दिया गया है, उस होली स्क्रिप्चर का क्या नाम है? वर्ल्ड टी पिटाका। थाईलैंड की पीएम पटाका है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वर्ल्ड टिपाका, टीपा टी टी पिटाका, ये दिया गया है, होली स्क्रिप्चर है जो थाईलैंड की पीएम ने दिया है। ठीक है,
पीएम मोदी को दिया है। ठीक है, थाईलैंड की पीएम बहुत पटाखा दिखती हैं, तो उन्होंने पटाखा गिफ्ट किया है किसको? पीएम मोदी को। पटाखा मतलब वर्ल्ड की पटाखा, ये होली स्क्रिप्चर है। ओके, देखो मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, तो आप कुछ नेगेटिव सेंस नहीं ले लेना। ठीक है, आपके दिमाग में कोई चीज़ अगर छाप छोड़ देगा वो आपको याद आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ आपको कि दिमाग में छाप छूट जाए। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉरिशियस जो है पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है टू साइन आईएसए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ठीक है, मॉरिशियस पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है किसका? आईएसए का। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये अपना गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुरुग्राम, इंडिया। ठीक है, तो अपना गुरुग्राम यानी कि इसको ही गुड़गांव बोलते हैं ना, तो गुड़गांव में ये हेडक्वार्टर इसका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा। कब लॉन्च किया था? 2015 में। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉरिशियस जो है वह पहला कंट्री है इन अफ्रीका रीजन एंड फोर्थ ग्लोबल कंट्री है आफ्टर बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा टू साइन कटनी कटनी नहीं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ओके, ये जो आईएसए है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि नाम ही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कुछ कंट्रीज के साथ मिल करके हम लोग सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला न्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। न्यूयॉर्क सिटी ने डिक्लेयर किया है अप्रैल 14 को एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हो रहा है। इसका मैस्कॉट होगा गज सिम्हा। ठीक है, गज मतलब क्या होता है? गज मतलब होता है हाथी और सिम्हा मतलब होता है शेर, सिंघम। इसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में होने वाला है, मतलब हो गया है। वहां पर जो इंडिया के मस्त गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं 70 kg कैटेगरी में, उनका नाम है हितेश गुलिया। ये देश के बारे में हितैषी हैं, इसीलिए इनको भगवान ने पहला इंडियन बॉक्सर बना दिया ताकि ये गोल्ड मेडल ला सके एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। कैटेगरी क्या है? 70 kg कैटेगरी। इसको भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ही न्यूज है। ठीक है, आगे बढ़त जाए। इसके बाद है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 हाईलाइट। ठीक है, आईएसएसएफ। ठीक है, ये वाला है। शुई 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 आप कुछ समय पहले ना एक गाना निकला था, तो एक पता नहीं साउथ फिल्म का कोई गाना था जिसमें एक लड़की ऐसे करती थी, ऐसे और लड़का ऐसे करके ऐसे गिरा हुआ। वो पूरा वायरल हो गया था। वो क्या नाम था उनका? प्रियंका प्रकाश वॉरियर ऐसे करके कुछ नाम था। बहुत फेमस हो गई थी। वो पहली गर्ल थी जो कि इंडिया के अंदर बहुत फेमस हो गई और नेशनल क्रश बन गई थी सोशल मीडिया पे। वो पहली थी। और दूसरी थी रानू मंडल। आ, तेरी मेरी कहानी। ठीक है, याद होगा आपको। तो ये जो आईएसएसएफ है ये मतलब शूटिंग के लिए ये कप हो रहा है, ये वर्ल्ड कप है। यहाँ पर इंडिया का भी अच्छा खासा नाम अभी हुआ है। इसका फाइनल कहाँ पर होगा? ये दोहा कतार में इसका फाइनल होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कप है ना वर्ल्ड कप, ये पहले 2 स्टेज में हो रहा है अलग अलग क्षेत्र में। एक हो रहा है अर्जेंटीना में, ठीक है, और दूसरा हो रहा है लीमा पेरू में। तो एक अर्जेंटीना में हो रहा है, एक पेरू में हो रहा है। दोनों जगह में जो जीतेगा वो लोग दोनों जाएगा फाइनल में। और फाइनल दोहा में होगा यानी कतर में होगा, और वहां पर दोनों में फाइनल होगा। ठीक है, अब जो अर्जेंटीना में हुआ था पहला फेज जो हुआ था अर्जेंटीना में, वहां पर इंडिया सेकंड फिनिश किया। पहला कौन था? पहला था चाइना। ठीक है, और थर्ड था यूएसए। ठीक है, और जब पेरू में इंडिया थर्ड फिनिश किया तो पहला और दूसरा कौन था? चाइना और यूएसए। यानी जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, ये शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है, यहाँ पर 3 ही कंट्री ने बाजी मारा है, इंडिया, चाइना, यूएसए। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये जो अर्जेंटीना में हुआ है वहां पर विजय वीर सिद्धू, इन्होंने गोल्ड जीता है इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल।
ठीक है, ये पहले इंडियन बने हैं गोल्ड जीतने वाले, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है कि कौन कौन से ऐसे मेडलिस्ट है जो कि अच्छा काम किए हैं। एक है सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह, ये लोग दोनों मिल करके गोल्ड जीते हैं इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम। और सुरुचि सिंह जो है इन्होंने भी गोल्ड जीता है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल। तो ये जो सुरुचि सिंह है, ये सुरुचि सिंह है, ये तो बहुत लीजेंड हो गई, क्योंकि ये अकेले भी जीती हैं और पार्टनरशिप के साथ भी जीती हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद विराट कोहली जो है वो पहले इंडियन बने हैं टू स्कोर 13,000 रन इन टी20 क्रिकेट। टी20 क्रिकेट में यानी 20 ओवर के मैच के अंदर वो 13,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन बने हैं। और ये कब इन्होंने हासिल किया? अभी आरसीबी का मैच चल रहा था आईपीएल 2025 में, उसमें इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। कोहली सेकंड फास्टेस्ट बैटर बने हैं जिन्होंने 13,000 रन बनाया है टी20 क्रिकेट में। तो पहले कौन थे? क्रिस गेल। ठीक है, विराट कोहली जो है अपने करियर में 10 आईसीसी अवार्ड जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अवार्ड है किसी भी क्रिकेटर के द्वारा, 10 आईसीसी अवार्ड्स। ठीक है, इसके बाद कमिंडू मेंडिस नाम के एक श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, श्रीलंका ऑलराउंडर है, जिन्होंने दोनों हाथ से बॉलिंग किया है आईपीएल के अंदर। आईपीएल के अंदर आदमी बॉलिंग करता है, ठीक है, बॉलर्स बॉलिंग करता है ऐसे करके आके बॉलिंग करता है। तो मोस्टली आदमी एक ही हाथ से बॉलिंग करता है, कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है। लेकिन ये कमिंदू मेंडिस जो है ये एक ही ओवर में 3 बॉल ऐसे फेंके थे, 1 2 और 3, और 3 बॉल ऐसे फेंके थे, 1 2 3। तो ये पहले क्रिकेटर बने हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने दोनों हाथों से यानी बोथ आर्म से बॉलिंग किया है। इसका नाम क्या है? कमिंडू मेंडिस। ठीक है, इन्होंने मेंड कर दिया, अपने काम को ही इन्होंने मेंड कर दिया। ठीक है, ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है, बड़ा बात है भाई, हम लोग क्रिकेट में ही तो आगे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब क्रिकेट ओलंपिक्स में आ रहा है तो कम से कम कुछ तो हम लोग का ओलंपिक का मेडल आ गया, है ना। तो ये जो है ओलंपिक में जो क्रिकेट आने वाला है कब आने वाला है? तो ये आने वाला है लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, उसमें आने वाला है। मैन कैटेगरी भी आएगा, वुमेन कैटेगरी आएगा। ये जो मैन कैटेगरी भी आएगा, वुमेन कैटेगरी भी आएगा, इसमें 20 ओवर का मैच होगा, याद रखिए, टी20 फॉर्मेट होगा और 6 टीम हिस्सा लेगी इसके अंदर, 6 टीम। ठीक है, पहला टीम जो यूएसए ही होगा क्योंकि वही होस्ट है। अगर यूएसए होस्ट है और उसी को हम हटा देंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो होस्ट नेशन है तो उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है। अब बाकी का 5 नेशन बचा जो कि ओलंपिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो टोटल 6 टीम्स ओलंपिक में क्रिकेट खेलने वाला है, याद रखिएगा, मैन की कैटेगरी में भी और वुमेन की कैटेगरी में भी। कहां पर ये होने वाला है? 2028 में होने वाला है यूएसए के अंदर, लॉस एंजलिस में। ठीक है, अब ये जो ओलंपिक्स होने वाला है 2028 के अंदर, यहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है जिसको ऐड किया जा रहा है, और भी 4 ऐसा न्यू स्पोर्ट्स है जिसको ऐड किया जा रहा है, जैसे कि बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल जिसको कहते हैं, फिर फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश। ठीक है, तो बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वॉश और क्रिकेट, ये 5 गेम है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 2028 ओलंपिक्स में। ठीक है, क्रिकेट में 6 टीम होने वाला है और यूएसए पहला टीम होगा जो कि क्वालिफाई कर लिया है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो होस्ट नेशन है इसीलिए। सौरभ गांगुली को रीअपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी मैन क्रिकेट कमेटी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी नाम का एक क्रिकेटर है, 14 साल का ये क्रिकेटर है और ये फास्टेस्ट 100 रन बनाया है आईपीएल में। सबसे पहला तो ये यंग सेंचुरियन है इन आईपीएल हिस्ट्री, इस मैसेज फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री। किसके अगेंस्ट में मारा था? गुजरात टाइटंस नाम का खिलाड़ी, मतलब नाम का टीम के अगेंस्ट मारा था। ठीक, फुटबॉल में मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने इंडियन सुपर लीग जीता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कमिंदू मेंडिस का न्यूज इंपॉर्टेंट है, जो दोनों हाथ से बॉलिंग किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट जो है 2028 ओलंपिक्स में आने वाला है, कितना टीम के साथ आने वाला है? 6 टीम के साथ आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पर होने वाला है? यूएसए में होने वाला है। ठीक है, 5 नया स्पोर्ट्स भी ऐड हो रहा है, स्क्वाश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। ठीक, इसका वैभव सूर्यवंशी नाम का क्रिकेटर है जो कि यंग सेंचुरियन बना है, ये भी याद रखिएगा। मोहन बगान सुपर जायंट इन्होंने जीता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एशियन गेम्स का बात करते हैं। ओलंपिक्स में अभी क्रिकेट आने वाला है, लेकिन एशियन गेम्स में क्रिकेट आ चुका है, पिछले बार ये क्रिकेट आया था, इस बार भी क्रिकेट को रिटेन किया गया है, क्रिकेट को रखा गया है और एमएमए को ऐड किया जा रहा है। एमएमए मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। आप सुल्तान मूवी देखे हैं? उसमें एमएमए होता है ना, अरे सुल्तान, वही तो वो एमएमए जो है वो एशियन गेम्स के अंदर भी आ रहा है ताकि सुल्तान जीतेगा। ठीक है, तो ये जो एशियन गेम 2026 है ये कहाँ होने वाला है? ये जापान में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील जो है वो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंजाब जो है मध्य प्रदेश को हरा दिया है टू विन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन किसको हराया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन हॉकी आइकन वंदना कटारिया अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर इलस्ट्रियस 15 ईयर करियर, ठीक है। ये जो वंदना कटारिया है ये किस क्रिकेट मतलब किस स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वंदना कटारिया जो है वो हॉकी के आइकन है, ठीक, ये लीजेंड है। तो ये वाला न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज में आपका बहुत सारा न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन गया है ना, 4 8 न्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WTT कंटेंडर टूनिस 2025, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इंडियन टेबल टेनिस मिक्स्ड पेयर ऑफ मानुष शाह और दिया चिताले, इन्होंने मिक्स्ड डबल टाइटल जीता है WTT कंटेंडर टूनिस 2025, ठीक है। इसके बाद आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 यूएसए में हो रहा है, जहां पर इंडिया जो है एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिको टॉप किया है और इंडिया 4th पोजीशन आया है, ठीक है। इसके बाद मीरा बाव चानू जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन, 5 साल का इनका टर्म है। इसके बाद बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इनको टॉप विजन अवार्ड मिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंधाना को, इन दोनों को टॉप विजन अवार्ड मिला है। इस स्लाइड में एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स का न्यूज़ को देखते हैं। एम्स दिल्ली को रैंक किया गया है 97 अमंग वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल। दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल में हमारा एम्स दिल्ली 97 नंबर पे आता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये और आगे आना चाहिए। वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल में एम्स दिल्ली 97 रैंक में आता है। तो नंबर 1 रैंक में कौन आता है? मायो क्लिनिक इन मिनेसोटा, यूएस, ठीक। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? अमेरिकन मीडिया कंपनी न्यूज वीक इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको रखना है याद कि जो एम्स दिल्ली है ये कितना नंबर पे आया है वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल के केस में, ठीक। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जा रहा है। इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि स्टेट्स का परफॉर्मेंस किस तरह का है 4 एरियाज में, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा चांसेस कम है कि पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से 4 एरियाज पे स्टेट्स को इवेल्युएट किया जा रहा है इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड, ठीक। इसके बाद इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट जनरेटर बन गया है विंड एंड सोलर पावर का। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। सोलर पावर या फिर विंड पावर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है और इस पे इंडिया 3rd लार्जेस्ट जनरेटर बन गया है, ठीक है। अभी जो है विंड और सोलर टुगेदर 15% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है, जिसमें से इंडिया का कितना शेयर है? 10%। सोचिए टोटल विंड और सोलर मिला करके ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 15% जनरेट किया जाता है, इंडिया 10% करता है, ठीक है। लो कार्बन सोर्सेस इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर पावर टुगेदर प्रोवाइडेड 40.9% of world's electricity in 2024. This is the first time the global electricity share from low carbon sources has crossed 40% mark since 1940s. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? ये कौन सा रिपोर्ट है? एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट बन गया है ऑफ जनरेटर ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, ओके। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। जो एशिया रैंकिंग 2025 हुआ है वहां पर IISc जो है उन्होंने टॉप किया है, ठीक है, इंडिया की तरफ से। हाँ, ऐसे नहीं कि पूरे एशिया में इंडिया टॉप नहीं किया है, इंडिया की तरफ से IISc ने टॉप किया है इन दिस रैंकिंग टॉप टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स, ठीक है। तो IISc हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन यानी 38th पोजीशन इन द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। चाइना लीड्स द रैंकिंग रिटेनिंग फर्स्ट। टिन सिंहुआ
यूनिवर्सिटी, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है एशिया के अंदर, और पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड प्लेस में है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग के अंदर कुछ इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि 38 नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आता है, 111 में अन्ना यूनिवर्सिटी आता है, 131 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर आता है, 140 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आता है, और 146 में सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक, तो ये न्यूज़ भी आपका इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, चलो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहता है ये। अब ये एक बड़ा न्यूज़ है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 किसके द्वारा रिलीज किया गया है? एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया है, इसका नाम से लग रहा है कि एनर्जी का सप्लाई, एनर्जी का डिमांड, एनर्जी कितना बनाया जा रहा है, एनर्जी कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यही सब के बारे में बात कर रहा होगा और डेटा दिया जा रहा होगा, क्योंकि नाम में लिखा है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, तो यानी कि एनर्जी का स्टैटिस्टिक्स देगा। चलो, तो इट ट्रैक्स इंडियाज एनर्जी प्रोग्रेस एंड इट्स अलाइनमेंट विद विकसित भारत 2047 विजन। ओके, चलो की हाइलाइट्स क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी सप्लाई एंड कंजम्पशन, तो टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 7.8% से बढ़ गया है। कोल जो है वही डोमिनेंट सोर्स अभी तक बना हुआ है, जो कि 79% ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल एज ऑन 31 मार्च 2024, टोटल पोटेंशियल इंडिया का कितना है? 21 लाख मेगावाट। इसके अंदर विंड पावर और सोलर एनर्जी टॉप पे आता है, उसके बाद आता है लार्ज हाइड्रो। ठीक है, टॉप 4 स्टेट्स जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। आपको यह याद रखना है कि टोटल पोटेंशियल इंडिया का कितना है और टोटल पोटेंशियल में भी कौन सा सेक्टर में हम लोग ज्यादा पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल हम लोग का 21 लाख मेगावाट है, जिसमें से कि विंड पावर और सोलर एनर्जी हमारा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर आता है? सोलर एनर्जी कहां पर सबसे ज्यादा बनाया जा सकता है? जहां पर बहुत धूप लगता होगा। बहुत धूप कहां पर आता होगा? महाराष्ट्र में और राजस्थान में, इसीलिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ये 3 सिटी टॉप 3 के अंदर आता है। फिर कर्नाटका, देखो राजस्थान में बहुत धूप लगता है, गुजरात में बहुत धूप लगता है, और महाराष्ट्र है ही इतना बड़ा कि वो अगर लार्ज स्टेट का बात आएगा तो वहां तो जरूर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रहा है? मैक्सिमम पोटेंशियल, तो महाराष्ट्र का बात आएगा ही, कर्नाटक का बात आएगा ही। टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन हो गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, और विंड पावर और सोलर एनर्जी इसमें हम लोग का ज्यादा पोटेंशियल है। okay? जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया का वो भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इसका ग्रोथ हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रेंड क्या है? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ग्रोथ हुआ है और हम लोग ग्रेजुअल शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है हम लोग का? तो वो भी हम लोग का ग्रो कर रहा है। इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है 1106 किलोवाट आवर, लोअर देन द ग्लोबल एवरेज 3000 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 5 नंबर, और ये 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद सेक्टोरल एनर्जी कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज इन एनर्जी यूज, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो शो स्टडी ग्रोथ। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस रिड्यूस फ्रॉम 23% टू 17%, इंडिकेट्स इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। पहले क्या होता था कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में काफी लॉस होता था हम लोग का, तो अब वो लॉस कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो गया है। ठीक है, चलो कौन कौन से चैलेंजेस अभी हम लोग के पास है? सबसे पहला, कोल डोमिनेंस हमारा बहुत ज्यादा है, 79% ऑफ एनर्जी सप्लाई स्टिल कम फ्रॉम कोल। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि टोटल एनर्जी सप्लाई कितना है? ये 7.8% से बढ़ गया है, लेकिन कोल जो है इट रिमेन्स द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कितना? 79% ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई, 79% ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई हम लोग का कोल से आता है, तो इसीलिए कोल पे हम लोग का बहुत ज्यादा रिलायंस है। हैवी इंपोर्ट रिलायंस, हम लोग बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं अभी क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का और कोल का। अर्बन और रूरल एनर्जी गैप परसिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद स्लो रिन्यूएबल पेनिट्रेशन हम लोग का आ रहा है, यानी धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
तो इस न्यूज में हम लोग को यही देखना था कि एनएसओ द्वारा ये रिलीज किया गया है, ठीक है। टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई जो है हम लोग का वो 7.8% से बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई हमारे देश में कोल देता है, कोयला कितना 79% एग्जैक्ट याद रखिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल हम लोग का 21 लाख मेगावाट है एज ऑन 31 मार्च 2024, जिसमें से कि विंड पावर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होल्ड करता है। टॉप 4 स्टेट्स अगर देखा जाए मैक्सिमम पोटेंशियल को लेकर के, तो वो राजस्थान आएगा क्योंकि बहुत धूप पड़ता है, गुजरात आएगा बहुत धूप पड़ता है, महाराष्ट्र आएगा बहुत बड़ा है, कर्नाटक आएगा बहुत बड़ा है। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना था। अब देखते हैं द नॉमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। नॉमैड का मतलब क्या होता है? जो इधर उधर घूमते रहता है, अलग अलग देश घूमते रहता है। तो जो रिच लोग होते हैं जो कि अलग अलग देश घूमते रहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा जगह में रहें जहां पर बढ़िया से खर्चा कर सकें, कम टैक्स देना पड़े, ठीक है, और अच्छा लगे, अलग अलग जगह में घूम पाए, हमारा पासपोर्ट स्ट्रांग हो पाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। इसके अंदर इस इंडेक्स में 199 नेशनलिटीज को इवेल्युएट किया जाता है और देखा जाता है 5 क्रिटिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा देश सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो 5 क्रिटिकल फैक्टर कौन कौन से हैं वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीजा फ्री ट्रैवल, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, डुअल सिटीजनशिप एंड पर्सनल फ्रीडम। रैंकिंग देखा जाए तो नंबर 1 पे आता है आयरलैंड, नंबर 2 पे आता है ग्रीस, नंबर 2 पे आता है स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे आता है ग्रीस। और इंडिया कहाँ पर आता है? 148th रैंक में आता है इंडिया। इंडिया के साथ कॉमरस नाम का भी एक कंट्री आता है, तो इंडिया 148th रैंकिंग में आता है। अफगानिस्तान जो है वो बॉटम पे है, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट 5 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये न्यूज के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया क्या रैंकिंग है, तो 148, ठीक है। और 5 क्रिटिकल फैक्टर क्या है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो ये 2 चीज आपसे पूछ सकता है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके बाद अगला क्या है? अगला इंडेक्स है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। रेडीनेस मतलब कि हम लोग रेडी है कि नहीं है, किसके लिए? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मतलब जो फ्रंट में टेक्नोलॉजी है। फ्रंट में कौन सा टेक्नोलॉजी? एआई, एमएल, आईओटी, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, एआई, यही सब तो आगे है। तो ये सब को अपनाने के लिए कोई रेडी है कि नहीं है, कोई कंट्री रेडी है कि नहीं है, उसको इवेल्युएट करने के लिए एक इंडेक्स जारी किया गया, इसीलिए इसका नाम है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा इशू किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये इशू किया गया है। इंडिया का कितना रैंकिंग है? 36 आउट ऑफ 170 कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है, ये जो इंडेक्स है, ये 5 की इंडिकेटर्स पे फोकस करता है, बेस्ड है। आईसीटी डिप्लॉयमेंट मतलब इंटरनेट का कम्युनिकेशन कैसा है इंडिया के अंदर, नेटवर्क कैसा है, ये चीज देखा जाता है। स्किल्स, इंडिया के लोग या फिर कोई भी कंट्री के लोग स्किल्ड है कि नहीं है इंटरनेट को यूज करते समय, एआई को यूज करते समय, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया जा रहा है और कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, किसी भी देश में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितना है, और फाइनेंस का एक्सेस कितना है। तो ये 5 इंडिकेटर्स है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन से डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि आउटफॉर्म कर रहा है इन टेक्नोलॉजी रेडीनेस? इंडिया, चाइना, ब्राजील और फिलीपींस, ठीक है। इसके बाद अगला है एआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर एआई को लेकर के कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 70% ऑफ द ग्लोबल एआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है। जितना भी एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्लोबली, उसका 70% तो अकेला यूएस करता है, $67 बिलियन। चाइना कितना करता है? मात्र $7.8 बिलियन। और इंडिया कितना करता है? $1.4 बिलियन। इंडिया जो है 10वां रैंक में है, चाइना सेकंड रैंक में है, ठीक है। लेकिन सोचो आप, यूएस जो है वो 67 बिलियन करता है और चाइना जो कि सेकंड नंबर पे है, लेकिन वो सिर्फ 7.8 बिलियन ही कर पा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ये जानता है कि एआई पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग इन फ्यूचर भी ग्लोबल लीडर बने रहेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट $67 बिलियन खर्चा कर रहा है एआई पे, और इंडिया कितना कर रहा है? 1.4 बिलियन। याद रखिएगा इंडिया वाला बात, इंडिया कर रहा है 1.4 बिलियन खर्चा और रैंक है इसका 10वां, ठीक। बस ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए समराइज करते हैं हम लोग जीए मिसलेनियस अप्रैल मंथ का। तो यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको ही हम लोग समराइज करेंगे ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। इसके साथ बहुत सारा न्यूज ऐसा भी है जिसको आप पढ़ने का दरकार है या फिर थोड़ा बहुत याद करने का दरकार है, तो वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप रीड कर लेना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको मैं अभी आपको याद कराना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। समता दिवस में
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है बाबू जगजीवन राम का। ठीक है, तो 5 को बाबू आया, इसीलिए समता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, 7 से क्या याद आता है? थाला फॉर रीजन, एम एस धोनी। ये जो एम एस धोनी है, ये इतना एज में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना फिट है, ये हेल्दी है, हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे किसके द्वारा मनाया गया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को 1950 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है कस्तूरबा गांधी जी का। 11 अप्रैल को ही क्यों नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है? ममता दिवस क्यों मनाया जाता है? एक व्यक्ति जब एक और कोई इस दुनिया में लाता है तो वो एक माँ होती है, और एक मिलकर हो जाता है 11। तो 11 अप्रैल को ममता दिवस मनाते हैं। ममता मतलब कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, ये किसका बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी। क्योंकि जब बच्चा होता है तो पहले नर्सरी में जाएगा, फिर केजी में जाएगा। केजी मतलब कस्तूरबा गांधी, केजी, है ना? ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा 19 अप्रैल जो कि वर्ल्ड लिवर डे है, इसमें थीम रखा गया था फूड इज मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, इसको किसके द्वारा पहली बार मनाया गया? आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पहली बार मनाया गया। थीम क्या रखा गया? रिवॉल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पीएफआरडीए के न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। और किनको ये रिप्लेस कर रहे हैं? दीपक मोहांती जी को ये रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एन चंद्रशेखरन, इनको आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, इनका मेंबर अपॉइंट किया गया है। ये जो एन चंद्रशेखरन है, ये टाटा सन्स के चेयरपर्सन है। ठीक, अजय भूषण पांडे को अपॉइंट किया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, जो कि बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक, एक क्लास स्वाब नाम के इंसान, जिन्होंने फाउंड किया था, जो कि फाउंडर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो अब जाकर के अपने चेयरमैन का पद से रिजाइन किए हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लॉस स्क्वाब जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन किए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरपर्सन रहे हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसके बाद सुदर्शन पटनायक जो है ये पहले इंडियन बन गए हैं टू विन फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल हो रहा है जहां पर इनको अवार्ड मिला है, ये डॉर्सेट इंग्लैंड में हो रहा है। ये जो फोटो बनाए थे बालू से यानी सैंड से, वो गणेश जी का फोटो था। ठीक है, और उसमें मैसेज था वर्ल्ड पीस। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट एससी कैटेगराइजेशन एक्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरी के अंदर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। एससी को यानी कि शेड्यूल कास्ट को 15% का कोटा मिलता है। उस 15% के अंदर ग्रुप 1 को 1% का रिजर्वेशन मिलेगा, ग्रुप 2 को 9% का रिजर्वेशन मिलेगा, और ग्रुप 3 को 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। डन। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि लद्दाख जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 टू बूस्ट इको टूरिज्म। ये जो फेस्टिवल है ये इंस्पायर्ड है बाय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। ठीक है, इसके बाद आइक में इस नाम का एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो रहा है। किस देश के बीच में हो रहा है? इंडिया और अफ्रीका। इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, आइक में। ये कहां पर हो रहा है? तंजानिया, दार एस सलाम में। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, कहां पर? यूएई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो 4th नेशन बन गया है हैविंग कैपेबिलिटीज टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग ड्रोन बाय लेजर बीम। लेजर बीम से फिक्स्ड ड्रोन को ये शूट कर सकता है। इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री बन गया है। तो पहला 3 कंट्री कौन कौन सा है? यूएसए, रसिया और चाइना। ठीक है, ये जो मार्क 2 नाम का हमारा एक वेपन है जो कि ड्रोन को उड़ा दे रहा है यूजिंग लेजर बीम, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, सर्वम एआई नाम का एक बेंगलुरु स्टार्टअप है जिसको चुना गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये इंडिया का पहला होमग्रोन एआई मॉडल बना सके। जैसे कि चाइना का डीपसीक है, यूएसए का चैट जीपीटी है, वैसा ही इंडिया का पहला होमग्रोन एआई मॉडल बनाने के लिए सर्वम एआई को चुना गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इंडिया होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर। ठीक है, हर 3 साल के लिए ये चेंज होते रहता है, तो इस बार इंडिया का बारी आया है। बिग कैट्स अलायंस के अंदर 7 बिग कैट्स को हम लोग कंजर्व करते हैं। कौन कौन? टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। ओके, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है?
लॉन्च बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO विथ यूके सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पार्टनर किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पे काम किया जा सके और एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन किया जा सके, ताकि इनोवेटिव आइडिया पे काम हो और इंडिया का स्किल्स एक्सेलरेट हो पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखें 7 पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये पोषण अभियान का ही एक पार्ट है। पोषण अभियान 2018 में आया था। हम लोग पोषण पखवाड़ा में 4 फोकस एरिया पे फोकस किए हुए हैं। पहला है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जो भी बच्चा होता है उसका पहला 2 साल यानी कि पहला 1000 डेज उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, सारा न्यूट्रिशन उसको देना पड़ता है। दूसरा, पोषण ट्रैकर में जो बेनिफिशियरी मॉडल है वो अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर मॉल न्यूट्रिशन का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इसमें 2 तरीके का मॉल न्यूट्रिशन का हम लोग चेक करते हैं, पहला सैम, दूसरा मैम। सैम मतलब सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड, दूसरा मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश्ड। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि चाइल्डहुड जो मोटापा होता है उसको ठीक करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद ये अपना कैंपस खोल रहा है। कहाँ पर? दुबई में। IIM अहमदाबाद खोल रहा है, साथ में IIFT भी खोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी नेशनल जो है उनको अब अलाउ नहीं किया जा रहा है अंडर सार्क वीजा एग्जेप्शन स्कीम कि वो फुल्ली वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो सार्क वीजा एग्जेप्शन स्कीम है ये क्या है? इस स्कीम के अंदर 24 स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लोगों को एक परमिशन दिया जाता है कि उन लोगों को वीजा नहीं चाहिए, वीजा का छूट मिल जाएगा, वो फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे। तो सार्क कंट्रीज जो है वो आपस में ये स्कीम को फॉलो किए हैं कि एक दूसरा का जो कंट्री का 24 स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लोग हैं वो आपस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर डिग्नेटरीज आते हैं, जजेस आते हैं, पार्लियामेंट्रियंस आते हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्सन आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आते हैं। ठीक है, ये जो 24 स्पेसिफाइड कैटेगरीज है इन लोग को एक स्टिकर मिलता है। ये जो स्टिकर है ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन यानी सार्क। तो सार्क के अंदर कितना कंट्रीज है? 8 कंट्रीज है टोटल। कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है वो 8वां नेशन बना था 2007 के अंदर। ओके, ये जो साउथ एशियन ये जो सार्क कंट्री है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। ये 1985 में ढाका में स्टैब्लिश हुआ था। 8 मेंबर कंट्री है, याद रखिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 1 स्टेट 1 RRB इंप्लीमेंट करने वाला है। तो बात ये है, पॉइंट का बात ये है कि इंडिया में अभी RRB है कितना? 43 अभी RRB है। ठीक है, जिसमें से कि 28 रह जाएगा क्योंकि हर स्टेट को एक RRB मिलेगा। ठीक है, रेजर पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है टर्बो UPI, जिससे कि UPI पेमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसके लिए रेजर पे जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है विद NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ और एक्सिस बैंक के साथ। इंडिया का पहला ATM ट्रेन के ऊपर किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। प्रवाह पोर्टल, RBI ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है सारे बैंक्स को, फाइनेंशियल कंपनीज को और अदर रेगुलेटरी एंटिटीज को कि जो भी अप्रूवल का काम होगा, लाइसेंस का काम होगा, ऑथराइजेशन का काम होगा, उसके लिए जो भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा RBI को वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू ही होगा। ये जो प्रवाह पोर्टल है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिला हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है ताकि इन्वेस्टर एजुकेशन को फैलाया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इन्होंने MOU साइन किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ताकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके इन्वेस्टर एजुकेशन को फैलाया जा सके। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है उसको इलेक्ट किया गया है तो UN ISAR फॉर 2025-2027 टर्म। ISAR का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो UN ISAR के अंदर इंडिया को सिलेक्ट किया गया है और इलेक्ट किया गया है। कब तक के लिए? 2025 से 2027 तक के लिए, यानी 3 साल का ये टर्म होता है। ओके, इसके अंदर अभी कितना मेंबर है? 34 फॉर्मल मेंबर है। चाइना के अंदर अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना है। ठीक है, याद रखिएगा, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जियान हो गया। थाईलैंड PM जो है एक होली स्क्रिप्चर PM मोदी को दी है। उस होली स्क्रिप्चर का नाम क्या है? वर्ल्ड टी पटाखा। क्योंकि थाईलैंड के PM बहुत पटाखा है इसीलिए उन्होंने एक पटाखा गिफ्ट किया है PM मोदी को। ठीक है, मॉरिशियस जो है वो पहले अफ्रीकन कंट्री बन गए हैं टू ज्वाइन ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है क्या, एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में ये लॉन्च किया गया था बाय इंडियन फ्रांस, और इसमें हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि सोलर एनर्जी का मतलब यूज हो सके, मैक्सिमम हम लोग सोलर एनर्जी से एनर्जी निकाल पाए और उसी पर डिपेंडेंट रहे, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, ये जो आयते है इसके अंदर हम लोग बहुत सारा टारगेट्स भी सेट किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो अप्रैल 14 को डिक्लेयर कर दिए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर डे। ये बहुत बड़ा बात है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हितेश गुलिया नाम के एक हमारे इंडियन है जिन्होंने 70 केजी कैटेगरी के अंदर मेडल लेकर के आए हैं, वो भी कौन सा, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं हितेश गुलिया जी, जो 70 केजी बॉक्सर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि IISF वर्ल्ड कप 2025 हुआ है। IISF का मतलब शूटिंग के लिए वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अंतर्गत 2 फेज में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला अर्जेंटीना में, दूसरा पेरू में। तो अर्जेंटीना में इंडिया सेकंड फिनिश किया और पेरू में इंडिया थर्ड फिनिश किया। ठीक है, कौन कौन मेडलिस्ट है जो कि बहुत नामी है, मतलब कि यहाँ पर उनका बहुत नाम हुआ है, जिन्होंने हमारे इंडिया को बहुत गौरव दिलाया है। सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह, इन दोनों ने मिलकर के गोल्ड जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल मीट टीम, और सुरुचि सिंह जो है ये अकेले गोल्ड जीती हैं इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंडू मेंडिस जो है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है IPL के अंदर बाय बॉलिंग विद बोथ हाथ, दोनों हाथों से इन्होंने बॉलिंग किया है। श्रीलंकन ऑलराउंडर है ये। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री के ये ऑलराउंडर है। क्रिकेट जो है 2028 ओलंपिक्स में ऐड हो रहा है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, टोटल 5 स्पोर्ट्स है जिसको ऐड किया जा रहा है लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स के अंदर। कौन कौन है, क्रिकेट है, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश। ये जो क्रिकेट है इसके अंदर T20 फॉर्मेट को यूज किया जाएगा। क्रिकेट के अंदर मेंस फॉर्मेट भी होगा और वुमेन्स टूर्नामेंट भी होगा, दोनों भी होगा। ठीक है, USA यहाँ पर होस्ट है, इसीलिए ये यहाँ पर सेलेक्टेड है। टोटल 6 टीम होगा क्रिकेट के अंदर जो कि पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी नाम का एक बच्चा है, सिर्फ 14 साल का बच्चा है, जिन्होंने सेंचुरी मार दिया है IPL की हिस्ट्री में। ये यंगेस्ट सेंचुरियन होंगे IPL की हिस्ट्री में। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, फुटबॉल का अगर बात करें तो मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग जीत लिया है। ये जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है ना। एशियन गेम्स का बात करें, जिस तरह से ओलंपिक्स में क्रिकेट अभी लाया जा रहा है, एशियन गेम्स में पिछले साल ही आ गया था, यानी पिछले बार ही आ गया था। 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाला है इसमें क्रिकेट को रिटर्न किया गया है और MMA को ऐड कर रहे हैं। MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो क्रिकेट को हम लोग रख रहे हैं और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जापान में इवेंट होने वाला है एशियन गेम्स। ठीक है, ब्राजील जो है 10th फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करने वाला है। पंजाब जो है वह मध्य प्रदेश को बीट कर दिया है टू विन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, फिर इंडियन हॉकी आइकन वंदना कटारिया ने अभी अनाउंसमेंट ले लिया है। इसके बाद बुमराह मंधाना, यानी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन्होंने अवार्ड जीता है टॉप विजन अवार्ड्स, याद रखिएगा। इसके बाद एम्स दिल्ली जो है इसका रैंक 97 आया है अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। तो दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल का रैंकिंग में एम्स दिल्ली 97 रैंक में आया है। नंबर 1 पे कौन आया है, मायो क्लिनिक इन मिनेसोटा US। ठीक है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर 4 एरियाज पे फोकस किया गया है, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड। ये 4 एरियाज पे फोकस करके हर स्टेट्स को रैंकिंग दिया जा रहा है कि कौन सा स्टेट जस्टिस के मामले में आगे है और पीछे है। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट जनरेटर बन गया है विंड एंड सोलर पावर का। किस रिपोर्ट के बेसिस पे, एम्बर्स का ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू पे। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के नाम का एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी किया गया है, एम्बर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट जनरेटर बन गया है विंड और सोलर पावर का। ठीक है, विंड और सोलर पावर जो है ना ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 15% जनरेट करता है। इंडिया जो है इंडिया का शेयर कितना है, 10%। ठीक, IISc जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग के अंदर 38 रैंकिंग में आया है और इंडिया की तरफ से टॉप किया है IISc। ठीक है, तो एशिया रैंकिंग हायर एजुकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है। नंबर 1 पे चाइना ही आता है। ठीक है, इंडिया का एक ही इंस्टीट्यूट आता है IISc
जो कि टॉप में आ रहा है, 38 रैंकिंग में आ रहा है। उसके बाद बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो 111 रैंक में है, 131 रैंक में आईआईटी इंदौर है, 140 रैंक में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, 146 रैंक में सुलिनी यूनिवर्सिटी है और बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक, इसके बाद एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। ठीक है, इसमें की हाइलाइट्स क्या आपको याद रखना है? ये याद रखना है कि जो कोयला है वो डोमिनेंट सोर्स है हमारा एनर्जी सप्लाई का। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 79% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई। कोल हम लोग का डोमिनेंट सोर्स है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हमारा पोटेंशियल जो है 31 मार्च 2024 में 21 लाख मेगावाट है। ठीक है, और इसके अंदर विंड पावर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है विंड पावर का, इसके बाद सोलर एनर्जी का, फिर है लार्ज हाइड्रो का। टॉप 4 स्टेट्स कौन है विद मैक्सिमम पोटेंशियल? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। क्यों? विंड पावर से हम लोग का ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, विंड पावर और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा? गुजरात में और राजस्थान में सोलर एनर्जी। तो वो सब तो रहेगा ही टॉप 4 स्टेट्स के अंदर। महाराष्ट्र और कर्नाटक का बड़ा बड़ा स्टेट्स है तो वहां पर हवा चलता है, तो वो भी हमारा आ गया। तो विंड पावर और सोलर एनर्जी, इसका ही हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक टॉप 4 स्टेट्स बन जाता है विद मैक्सिमम पोटेंशियल। यही याद रखना है आपको। ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कितना है? 1106 किलोवाट आवर। ठीक है, की चैलेंजेस क्या है? हमारा कोल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, हम लोग हैवी इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का और कोल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मैट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स, इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कितना कंट्री में घूम सकते हैं। हम लोग 5 क्रिटिकल फैक्टर पे बेस इंडेक्स को मतलब इवेल्युएट करते हैं। 5 क्रिटिकल फैक्टर कौन कौन सा है? वीजा फ्री ट्रैवल, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, डुअल सिटीजनशिप एंड पर्सनल फ्रीडम। रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया का रैंकिंग 148 है। ठीक है, पाकिस्तान लोएस्ट 5 के अंदर आता है। नंबर 1 पे आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ग्रीस। इसके बाद रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कोई देश कितना रेडी है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक है, आईओटी, एआई, एमएल, ये सब को अपनाने के लिए कौन कौन सा देश रेडी है? किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया जो है 36 आउट ऑफ 170 कंट्रीज रैंक किया है। इसके अंदर 5 की इंडिकेटर्स को इवेल्युएट किया जाता है। आईसीटी डिप्लॉयमेंट, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, स्किल्स है कि नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कैसा है, फाइनेंस का एक्सेस है कि नहीं है। ठीक है, कुछ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है टेक्नोलॉजी रेडीनेस के अंदर, वो है इंडिया, चाइना, ब्राजील और फिलीपींस। ओके, इसके बाद फिर आखिरी हम लोग देखें कि एआई को लेकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन कौन सा देश आगे है। तो देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे आगे है, $67 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एआई के अंदर। किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि 70% ऑफ ग्लोबल एआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ा बात है। डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है चाइना, इसका कितना इन्वेस्टमेंट है? $7.8 बिलियन। और इंडिया 10th नंबर पे आता है $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने समराइज कर दिया जीए मिसलेनियस ऑफ अप्रैल मंथ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बूस्ट करता है। ठीक है, आप लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करके रखें अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर कभी ना कभी हमारे चैनल पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट मिलता है पर यूट्यूब में कहीं नहीं मिलता है। तो आप जरूर यहाँ आकर के सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन फ्री है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगा पीडीएफ कोर्स के अंदर। पीडीएफ कोर्स आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? प्ले स्टोर में आप जाओ। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के आप आर्यंस ग्रेड भी सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा, उसके अंदर आप परचेज कर सकते हो पीडीएफ कोर्स। ठीक है, वहां पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हो। ओके, पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको सिर्फ जीए का पीडीएफ नहीं मिलता है, जीए का पीडीएफ मिल जाएगा, फाइनेंस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ईएसआई का नोट्स मिल जाएगा, मैनेजमेंट का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के इनरोल कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8340613896। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।